हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10 और भाग 11 के सभी अनुच्छेदों को आज इस वीडियो में देखने का कार्य करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच करिए। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाग 7 का पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 238। तो देखिए 238 क्या कहता है। अनुच्छेद 238 कहता है कि भाग ख के राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और आपको पता होगा ये कब हटाया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। याद रख सकते हैं, 7वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 7 को समाप्त कर दिया, यानी भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 239 क्या बतलाता है। 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों यूटीज का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। ये 239 बताता है। 239 के ए क्या कहता है। 239 का ए कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पुडुचेरी के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन। कुछ ऐसा भी एक संघ क्षेत्र हैं जैसे कि पुडुचेरी, वहाँ विधानमंडल है या फिर कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का सृजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 239 के ए का ए, ठीक है। ए का ए क्या कहता है। ये कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाना, ये हमारा 239 के ए का ये मतलब भाग का है। अब आते हैं 239 के ए का 4 क्या बतलाता है। ये बतलाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल, जो दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होंगी। मतलब देखिए समझिएगा, दिल्ली के जो उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगा दिल्ली के राज्यपाल को सलाह देने के लिए। ये बतलाने का कार्य करता है अनुच्छेद 239 के ए का 4। अब देखिए यहाँ पर कहता है 239 का बी क्या बतलाता है। 239 का बी कहता है विधानमंडल, जो विधानमंडल के विश्रांतिकाल में प्रशासक एलजी को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होगी। विधानमंडल को जो विश्रांति काल के में प्रशासन जो होगा उसको अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होगी। ये 239 का बी कहता है। 240 क्या बतलाता है। 240 कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। कुछ ऐसा भी यूटी हैं जहाँ पे राष्ट्रपति को डायरेक्ट नियम बनाने की शक्ति होगी। ये 240 बतलाता है। 241 क्या कहता है। 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय कोर्ट का प्रावधान होगा। ये 241 बतलाता है। 242 क्या कहता है। 242 अनुच्छेद कहता है कुर्ग राज्य से संबंधित प्रावधान अब यह निरस्त कर दिया गया है। कुर्ग जो कि कर्नाटक क्षेत्र को कहता था, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। ये 242 था। अब आते हैं भाग 9, जिसमें आप पढ़ते हैं पंचायतें जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो भाग 9 है वो आपको पता होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। परीक्षा की दृष्टि से ए से लेकर ओ तक के क्लॉज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्लॉज होते हैं ए से लेकर ओ तक, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अलग अलग सब प्रश्नों में
आपस कोड के साथ मिलाया गया है? सॉरी, आपस नहीं, आसान कोड के साथ लिखा गया है। चलिए देखते हैं नीचे। अनुच्छेद 243 क्या बतलाता है? 243 कहता है पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषाएं जैसे जिला, ग्राम सभा आदि। इसमें क्या है, हमारा पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में जो हमारा परिभाषा है इसका वर्णन किया गया है 243 में। अब आते हैं 243 का ए क्या कहता है। 243 का ए कहता है ग्राम सभा का गठन और उसकी शक्तियाँ। ग्राम सभा का गठन और उसकी शक्तियाँ है वो हमारा ए में है। ए फॉर असेंबली यानी पूरे गांव की सभा। यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं, सभी प्रश्न में ट्रिक है। ट्रिक हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दुगना समय का हो जाएगा, इसलिए आप ट्रिक देख सकते हैं। या फिर इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आगे देखिए, हमारा आता है 243 का बी। 243 का बी क्या कहता है? 243 का बी कहता है कि पंचायतों का संविधान गठन त्रिस्तरीय राज का ढांचा। हमारा जो 243 का बी कहता है वो कहता है कि जो पंचायत का संविधान होगा, उसका गठन होगा, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढांचा पर किया जाएगा। ये हमारा 243 का बी बतलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बी से आ सकते हैं बिल्ड। बिल्ड बना होता है बनाना, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 243 का सी। 243 का सी कहता है सी फॉर होता है स्ट्रक्चर, याद रख सकते हैं पंचायतों का संरचना। सी फॉर संरचना और चुनाव का तरीका। सी फॉर संरचना या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो सी फॉर कंपोजिशन यानी पंचायतों का बनावट। संरचना हमारा वो है हमारा 243 के सी में, ठीक ना। 243 के सी में। बी में क्या था? बी में था कि जो हमारा पंचायती राज का गठन होगा वो त्रिस्तरीय माने ढांचा पर किया जाएगा। 243 का बी कहता था। ए क्या कहता था? ए कहता था असेंबली यानी पूरे गांव का जो नियंत्रण करेगा उसका गठन, ग्राम सभा गठन था पूरे गांव के लिए। ग्राम सभा गठन हमारा 243 का ए में था। सी में हम लोग पढ़ रही है कंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्चर्स या कंपोजिशन। अब आते हैं 243 का डी। डी फॉर क्या होता है? डी से धक्के कुचले और महिलाओं को आरक्षण। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है, स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन SC ST और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण। मैंने कह रहा है स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन SC ST और महिला वर्ग जो होंगे उन्हें कम से कम 1/3 का आरक्षण होगा। अब आते हैं 243 का ई क्या कहता है। 243 का ई कहता है पंचायत का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष को होगा। ये याद कैसे रखेंगे? ई के पर आता है, 5 पर आता है, तो पंचायत का कार्यकाल कितना पर होगा? 5 वर्ष का होगा। ई के ABCD में ई के पर आता है, 5 पर आता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं 5 वर्ष का होता है। या फिर यहाँ पे दिया है इंड यानी पंचायत का कार्यकाल खत्म, ऐसे भी याद रख सकते हैं 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अनुच्छेद 243 का एफ क्या बतलाता है? सदस्यों के लिए योग्यताएं हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। A4 हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, फीकेशन से याद रख सकते हैं, फीकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएं 243 का एफ से याद रख सकते हैं फेलुअर होने अयोग्यताएं, इसे याद रख सकते हैं 243 के एफ से फेलुअर या फेलुअर होने अयोग्यताएं, ऐसे याद रख सकते हैं, जिससे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आगे आते हैं तो कहता है 243 का जी क्या बतलाता है। 243 का जी क्या बताता है? जी पर होता है गवर्नमेंट या महान शक्तियाँ देना। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 29 कार्य विषय। इसमें हमारा जो 200 पंचायत का शक्तियाँ है उसमें हमारा 29 कार्य का 29 विषय है। और आपको पता होगा कि 243 का जी है वो पंचायतों को शक्ति देने का कार्य करता है, पंचायतों की शक्ति को बदलाता है। अब आते हैं 243 का एच फॉर क्या होता है? एच से हफ्ता कहता है पंचायतों द्वारा कर टैक्स लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ। पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ हमारा होता है 243 के एच में, ठीक ना। हफ्ते में वसूली टैक्स लगाने का अधिकार, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है 243 का आई। 243 का आई क्या कहता है? वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन
पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन याद कैसे रख सकते हैं? फाइनेंस में होता है वित्त और वाई में होता है इनकम। इनकम यानी वित्त को बतलाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं क्या होता स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हमारा अनुच्छेद 243 के आई में किया जाता है। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन अनुच्छेद 243 का आई बतलाता है। 243 का जे क्या बतलाता है? ये बतलाता है पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा संपरीक्षा ऑडिट करना। मैंने पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा ऑडिट करना। जैसे होता है जांच करना, जांच यानी ऑडिट करना, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 243 का के। 243 का के है वो क्या बतलाता है? कि कहता है पंचायतों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन। माने हमारा जो पंचायतों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मैंने गठन ही कह सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी होगा, मैंने भाग लेता है। कौन करवाएगा ये भी कह सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायतों का चुनाव। जैसे कि हमारा स्टेट का रहता है जब चुनाव तो करवाता है हमारा केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है। नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा 243 का एल। ये क्या बतलाता है? इस भाग का संघ राज्य क्षेत्रों यूटीज पर लागू होना। इस भाग का संघ राज्य क्षेत्र यूटीज पर लागू होना। ठीक है। एल फॉर लागू, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होना 243 को बतलाता है। ये हमारा जो कानून है पंचायती राज का कानून है वो हमारा यूटीज क्षेत्रों पर भी लागू हो सकता है। ये 243 का एल बतलाता है। एम क्या बतलाता है? 243 का एम कहता है इस भाग का कुछ क्षेत्र जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एक्सेट्रा पर लागू ना होना। ये हमारा 243 का एम बतलाता है। एम फोर होता है मना करना, यानी कुछ राज्यों में छूट। ये मना करता है कि पंचायती राज है वो कुछ राज्यों में लागू नहीं हो सकता, जिससे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम क्षेत्रों में वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं तो कहता है 243 का एन क्या बतलाता है? ये बतलाता है विद्यमान कानून और पंचायतों का निरंतर बने रहना। विद्यमान कानून और पंचायतों का निरंतर बने रहना 243 का एन बतलाता है। एन फोर होता है निरंतर, एन फोर होता है निरंतर, तो निरंतर बने रहना ये हमारा माने पंचायती कानूनों को राज्यों में निरंतर बने रहना 243 का एन बतलाता है। 243 का ओ क्या बतलाता है? ओ फोर होता है आउट, आउट में होता है बाहर। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, माने हमारा चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक रहता है, माने आउट रहता है, यानी कोर्ट के मुद्दा से बाहर रहता है। यह हमारा 243 का वो बतलाने का कार्य करता है कि हमारा न्यायालय है वो किसी प्रकार का चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, रोक नहीं कर सकता। अब आते हैं भाग 10, जिसमें पढ़े होंगे कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 लेकर के 244 के ए तक इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं 244 अनुच्छेद क्या बतलाता है। 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन हमारा 244 के अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है। 244 का ए क्या कहता है? 244 का ए है वो क्या कहता है? ये कहता है पाँचवीं अनुसूची के नियम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे। ये कहता है जो पाँचवीं अनुसूची के नियम हैं, पाँचवीं अनुसूची के जो नियम हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे। ये हमारा 244 का ए बतलाता है। 244 का दो क्या कहता है? तो 244 का दो कहता है कि छठी अनुसूची, देखिए उसमें पाँचवीं अनुसूची था कि पाँचवीं अनुसूची का नियम जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे। ये हमारा 244 का एक बतला रहा था। इसमें क्या है? इसमें 244 का दो बतलाता है कि छठी अनुसूची के विशेष नियम, जो छठी अनुसूची में बताया गया है, जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है,
जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम याद रखिएगा, एटीएम का नियम जो जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है वो कौन कौन है? तो ए से हो गया एटीएम, टी से त्रिपुरा, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ठीक है, इन पर लागू माने होंगे। ठीक है, विशेष प्रावधान। अब आते हैं 244 का ए। 244 का ए क्या बतलाता है? ये बतलाता है कुछ असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त माने ऑटोनोमस राज्य बनाना। ये हमारा 244 का ए बतलाता है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाना। ये हमारा 244 का ए बतलाता है। अब आते हैं भाग 11 के बारे में देख लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा अध्याय 1 में हमारा विधायी संबंधित माने लेजिस्लेटिव रिलेशन कानून बनाने की शक्तियाँ का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 245 क्या कहता है। 245 कहता है संसद पूरे देश के लिए और राज्य विधान मंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। सही बात है, संसद है पूरे देश के लिए कानून बनाता है, जबकि राज्य विधान मंडल है वो किसी क्षेत्र माने किसी अपने राज्यों के लिए ही सिर्फ कानून बनाने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है 246 अनुच्छेद 246 का बतलाता है संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के विषय 7वें अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानून का विषय ये 7वें अनुसूची में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 246 का ए क्या बतलाता है? 246 का ए बतलाता है कि माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान। माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 246 ए का ए क्या बतलाता है? 246 अनुच्छेद ए का एक बतलाता है संसद और राज्य दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। माने संसद है और राज्य दोनों को ही जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। जबकि 246 का ये बतला रहा था कि माल और सेवा कर पर जीएसटी का संबंध में विशेष प्रावधान हमारा किया गया था 246 का ए और ए का एक में दोनों जो माने हमारा संसद है और हमारा जो राज्य दोनों है वो जीएसटी पर कानून बना सकता है। 246 ए का 2 क्या कहलाता है? कहता है अंतर्राज्यीय व्यापार इंटर स्टेट ट्रेड पर केवल संसद को जीएसटी बनाने के बाद माने एक से अधिक राज्य के साथ अगर व्यापार होता है तो उस दौरान जो जीएसटी का जो कानून बनाएगा वो सिर्फ संसद को ही बनाने का अधिकार होगा। ये कहता है हमारा 246 का ए का 2 बतलाता है। अब आते हैं 247 क्या बतलाता है? तो 247 कहता है कुछ अतिरिक्त अदालतों जैसे एडिशनल कोर्ट्स की स्थापना करने की शक्ति संसद की शक्ति है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ मामलों में एडिशनल कोर्ट्स अगर स्थापित करना हो या फिर निर्माण करना हो तो इसका शक्ति वो संसद के पास किया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 247 में किया गया है। 248 क्या बतलाता है? 248 बताता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हमारा रेसिडुअरी पावर्स केवल संसद के पास होगा। और जो हमारा अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होगा वो हमारा किसके पास होगा? केवल संसद के पास होगा। जो विषय किसी सूची में नहीं है जैसे कि हमारा पढ़े होंगे समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, अगर वो उन सभी से हटकर है तो उस पर जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र पर है। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र पर है, केंद्र सरकार का है। आते हैं 249 कहता है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। माने राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। कोई भी जैसे क्या होता है राष्ट्रीय हित के काम कर रहा है कि जिससे सबका फायदा हो रहा है, कोई राज्य में ऐसा काम कर रहा है जिससे सब राज्य का फायदा हो रहा है, तो इस दौरान जो कानून बनाएगा वो बनाएगा कौन? संसद बनाएगा।
अब आते हैं 249 का ए क्या कहता है। ये कहता है इसके लिए राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। इसके लिए माने जैसे कि आप कोई राष्ट्रीय हित के लिए जो सार्वजनिक रूप से संसद जो कानून बनाएगा, तो उसके लिए क्या है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। आगे देख लेते हैं तो कहता है हमारा अनुच्छेद 250 यानी 250 आपातकाल इमरजेंसी लागू होने पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ संसद के पास होता है। बाय द वे किसी प्रकार का इमरजेंसी लागू होता है तो उस दौरान विधानमंडल का शक्तियाँ खत्म हो जाती है। उस दौरान जो कानून बनाता है वो हमारा संसद द्वारा बनाया जाता है। अब आते हैं 251 क्या बतलाता है। 251 कहता है अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों के कानून में टकराव होने पर संसद का कानून प्रभाव होगा। अगर ऐसा भी होता है कि क्या हुआ कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य है वो कानून बनाया, 250 के तहत क्या हुआ कि हमारा केंद्र भी कानून बना दिया, तो ऐसा में क्या होगा कि राज्य और केंद्र के बीच का कानून में टकराव होती है। तो इस दौरान जो केंद्र कानून बनाता है उसका प्रभाव ही रहेगा, राज्य वाला कानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये अनुच्छेद 251 बतलाने का कार्य करता है। 252 क्या कहता है। 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति अनुरोध पर उसके लिए कानून बनाने की शक्ति भी राज्य माने संसद को ही होगा। जिससे क्या होता है कि कोई राज्य ऐसा भी है वो अपने आप में कानून बनाना चाहता है, लेकिन 2 से अधिक राज्य ऐसा कह रहा है कि नहीं, वहाँ कानून जो बन रहा वो गलत है, वहाँ कानून को चेंज करना चाहिए और इसको केंद्र जांच करता वास्तव में गलत पाया जाता है, तो उस दौरान जो माने उस राज्य में कानून बनाने की शक्ति होगी वो संसद को माने होगा, संसद वहाँ पे कानून बनाएगा। आगे आते हैं 253 अनुच्छेद क्या बतलाता है। ये बतलाता है अंतर्राष्ट्रीय करारों संधियों इंटरनेशनल टैरिज को हमारा जो इंटरनेशनल टैरिज को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। हम मान के चलिए कि हम लोग किसी प्रकार का इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल करारों से जुड़े हुए हैं, तो उस दौरान क्या होता है किसी राज्य में माल आता है, तो किसी राज्य में अगर माल आया तो वहाँ का सरकार उस पर किसी प्रकार का उसका कोई हक नहीं है कि उस पर कोई कानून बनाएगा। उस पर कानून बनाने की शक्ति है वो हमारे संसद के है। इंटरनेशनल जब व्यापार होता है तो उस पर कानून बनाने का शक्ति हमारा संसद का होता है। अनुच्छेद 254 क्या बतलाता है। ये बतलाता है समवर्ती सूची हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है के विषय पर संसद और राज्य के कानून में असंगत होने पर संसद का कानून मान होगा। अब क्या होता है देखिए समझिएगा, समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य कानून में असंगत होने पर मान के चलिए कोई ऐसा कानून है वो समवर्ती सूची में आता है। अब समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है, राज्य सरकार भी बनाता है और केंद्र सरकार भी बनाता है, लेकिन उस दौरान भी क्या होता है उस दोनों में असंगत पाया जाता है, यानी टकराव एक तरह से कर सकते हैं आ जाती है। तो उस दौरान भी हमारा किसका, तो हमारा केंद्र का ही ये हमारा कानून सर्वोपरि माना जाएगा। यह अनुच्छेद 254 के अंतर्गत बताया जाता है। 255 कहता है कि सिफारिशों और पिछली मंजूरी की आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया का मामला मानना। देखिए समझिएगा क्या होता है। 255 कहता है सिफारिशों और पिछली मंजूरियों की आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया का मामला मानना, ये 255 बतलाता है। ठीक है, 255 बतलाता है। अब आते हैं अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस माने शासक चलाने का नियम। 256 अनुच्छेद 256 क्या कहता है, राज्य की और संघ की बाध्यता राज्य को केंद्र के कानूनों का पालन करना होगा। मतलब क्या होता है, राज्य और संघ में किसी प्रकार का बाध्यता आता है तो राज्य का कानून समाप्त और राज्य को केंद्र का कानून को मानना पड़ेगा, ये कहता है हमारा 256। अनुच्छेद आते हैं 257 क्या बतलाता है।
257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, जैसे रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा के लिए केंद्र का निर्देश होता है। अब समझिएगा, जैसे कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ दशाओं में राज्य और संघ का नियंत्रण पर हमारा मतलब कुछ राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है। किसका होता है? संघ का। जैसे कि रेलवे, तो रेलवे हमारा सभी राज्य में चल रहा है, लेकिन उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। अनुच्छेद 258 क्या बतलाता है? 258 कहता है कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति सौंपने की संघ की शक्ति है। मैंने कहा था कुछ मामलों में राज्य की शक्ति सौंपने की संघ की शक्ति है। अगर मैंने ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, राज्य ही कानून बनाएगा, तो अगर ऐसा कानून सौंपता है तो ये भी शक्ति संघ ही देगा कि तू कानून बना सकता है। समझा? अब आगे आते हैं। 258 का एक क्या बतलाता है? ये बतलाता है संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, सरकार अपना काम केंद्र को सौंप सकती है। समझिएगा? 258 का एक कहता है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, सरकार अपना काम केंद्र को सौंप सकती है। यह अनुच्छेद 258 का एक कहता है। अब आगे हैं, हमारा 259 क्या बतलाता है? 259 कहता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों में सशस्त्र बल, अब यह निरस्त हटा दिया गया है। माने भाग ख के राज्यों में सशस्त्र बल यह निरस्त कर दिया गया है। 260 क्या बतलाता है? भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के प्रशासनिक अधिकार, भारत के बाहर क्षेत्रों के संबंध में संघ का प्रशासनिक अधिकार 260 बतलाता है। भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का प्रशासनिक अधिकार। आगे आइए, अब आते हैं अनुच्छेद 261 क्या बतलाता है? सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे देश में पूरी मान्यता मिलना। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे देश में पूरी मान्यता मिलना अनुच्छेद 261 बतलाने का कार्य करता है। आइए 262 को देखते हैं। 262 क्या कहता है? 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स से निपटारे के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 262 बतलाता है। 263 क्या कहता है? ये कहता है राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान, 263 बतलाता है। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान 263 बतलाता है। इसकी स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना, ताकि केंद्र राज्य विवाद सुलझ सके। तो ये रहा हमारा भाग 7 से 11 तक के पूरे अनुच्छेद को हम लोग देखने का कार्य किए हैं एक शॉर्ट में। तो वीडियो कैसा लगा? आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।